हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हेमास पॉजिटिव प्लैनेट। मैं हूं आपके साथ हेमलता। दोस्तों, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किशोर आबादी हमारे देश में है, यानी लगभग 253 मिलियन लोग भारत के टीनेजर्स हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भारत का हर पांचवा व्यक्ति 10 से 19 साल की उम्र का है और इसीलिए तो भारत को युवा भारत कहा जाता है। और जब भारत युवा है तो डेफिनेटली भारत के जो टीनेजर्स हैं उनको सही गाइडेंस की और सही सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि उनकी ऊर्जा को, उनकी एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज किया जा सके। मेरे पिछले जितने भी वीडियोस आए हैं उनमें टीनेजर्स को लेकर बहुत सारी चीज़ों का मैंने जिक्र किया है, चाहे वो व्यवहार हो, चाहे उनकी वो साइकोलॉजिकल कंडीशंस हो, आपको किस तरह से डील करना है, बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। पिछले वीडियो में ख़ास तौर पर मैंने व्यवहार को लेकर जो बदलाव आते हैं या व्यवहार को कैसे समझें, इस पर मैंने बहुत सारी अहम जानकारी आप लोगों के साथ साझा की थी। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो व्यवहार बच्चे में आ रहा है, जो बदलाव आप देख रहे हैं, उसके बाद आप किस तरह से डील करें, यानी हम सब लोग टीनेजर्स के साथ कैसे डील करें ताकि जो हमारा सपोर्ट है वो बच्चे को मिल सके, हमारी गाइडेंस है जो वो टीनेजर्स को मिल सके। देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि 13 से 19 साल यानी ये जो टीन एज का जो एक दौर है, ये बहुत टफ फेज होता है बच्चे के लिए। न सिर्फ टीनेजर की बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, बल्कि ब्रेन में भी बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा होता है और इसके साथ साथ बहुत कुछ उसकी बाहरी दुनिया में भी बदलाव आ रहा होता है। जैसे कि यही वो एज होती है जब बच्चे को अपना नया सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, अपने करियर की डिज़ाइनिंग उसे करनी होती है। कई बार बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी इसी एज ग्रुप में शुरू कर देते हैं, तो बहुत सारा बाहरी दबाव भी बच्चों पर होता है और कई बार माता पिता की जो अपेक्षाएं हैं बच्चों से, वो भी इतनी ज़्यादा होती हैं कि बच्चे अंडर प्रेशर आ जाते हैं। तो बाहरी दबावों को भी टीनेजर्स जो है वो कई बार हैंडल नहीं कर पाते हैं और फिर जो उनका असंतुलित व्यवहार हमें देखने को मिलता है वो इन्हीं सब कारणों की वजह से दिखाई देता है। अब बात आती है कि इस तरह का जो व्यवहार है, बच्चे में जो तेज़ी से बदलाव आ रहा है, व्यवहार बदल रहा है, उसको कैसे डील करना है। देखिए, सबसे पहले बच्चे के प्रेशर्स को आइडेंटिफाई करें, ख़ास तौर पर पेरेंट्स। टीचर्स के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा मैक्सिमम टाइम जो है वो अपना स्कूल में या अर्ली कॉलेज के जो टाइम है उसमें वो स्पेंड करता है। तो टीचर्स के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना पेरेंट्स के लिए। देखिए, बच्चे के प्रेशर्स को आइडेंटिफाई करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा सुबह से शाम तक की अपनी पूरे जो उसका लाइफस्टाइल है उसमें कहीं ना कहीं बच्चे टाइट शेड्यूल में होते हैं। उन्हें वो फ्री टाइम नहीं मिलता है कि वो अपने आप के बारे में सोच पाएँ या थोड़ा सा फ्रीडम को वो इंजॉय कर पाएँ। और कई बार इसी टाइट शेड्यूल की वजह से ही बच्चों में रिटेलिएशन की प्रवृत्ति जो है या जो इनडिसिप्लिन की टेंडेंसी है वो देखने को मिलती है। तो सबसे पहले प्रेशर्स को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पेरेंट्स को थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि बच्चा कई बार आपकी जो अपेक्षाएं हैं उसकी वजह से तो अंडर प्रेशर नहीं है, यानी बच्चों से कई बार उम्मीदें बहुत ज़्यादा पेरेंट्स कर लेते हैं, उनका स्टेटस सिंबल बना लेते हैं कि मेरे बच्चे के इतने पे मार्क्स आते हैं, मेरा बच्चा जो है वो टॉपर है, या फिर मेरे बच्चे के लिए मैंने ये करियर चूज़ किया है, तो बच्चा अंडर प्रेशर फील करने लगता है। तो इस तरह का जो दबाव है वो कई बार बच्चे नहीं झेल पाते हैं और वो फिर कई बार नेगेटिव उसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो पेरेंट्स को यहाँ थोड़ा सा सजग होने की ज़रूरत है कि आप जो भी प्रेशर बच्चा फील कर रहा है उसको भी देखें, अनावश्यक दबाव बच्चे पर ना डालें, थोड़ा सा उसे अपने हिसाब से ग्रो करने दें। जहाँ उसे सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ सपोर्ट दें, वहाँ गाइडेंस दें। लेकिन कई बार जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप उम्मीदें कर लेते हैं बच्चे से, क्या बच्चा कैपेबल है ये भी देखना ज़रूरी है। क्या बच्चा उतना इंटेलिजेंट है, क्या बच्चा वो सब कर पाएगा जो आप उससे चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई पेरेंट्स कर ले तो बेहतर होगा बच्चे के साथ कम्युनिकेशन करना। अब बात आती है कम्युनिकेशन की। ये मैंने पिछले भी कई वीडियोस में कम्युनिकेशन की बात की है कि कम्युनिकेशन हमेशा अटेंटिव लिसनिंग मोड के साथ करें। देखिए, इसके लिए स्पेशली मैंने कैसे अच्छे लिसनर कैसे बने इसके भी वीडियोस पहले से बने हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका भी लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन में एक और अहम बात आती है, इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन करना है। अब ये इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन क्या होगा? देखिए, घरों में जब भी टीनेजर्स के साथ बात होती है तो अक्सर घर में दूसरी एक्टिविटी के साथ साथ बच्चे के साथ बात हो रही होती है, यानी पेरेंट्स जो है मोबाइल पर बात कर रहे हैं या कुछ घर का अलग काम कर रहे हैं और बच्चे के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है।
इस कम्युनिकेशन से बच्चे को ना तो गाइडेंस मिलेगी, ना ही उसे सपोर्ट मिलेगा। बच्चे के साथ इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। बच्चा जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसमें आप भी इन्वॉल्व हो जाइए, यानी बच्चे को भी सुनिए। कई बार हम बच्चे को जो सिखाना चाहते हैं उसका एक लंबा सा लेक्चर बच्चे को दे देते हैं। अक्सर टीचर्स भी ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो लेक्चर मोड पर बच्चों को सिखाते हैं और वो बच्चे सीख नहीं पाते। इंटरैक्टिव मोड पर अगर बच्चों के साथ बात करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे ज़रूर सीखेंगे, और इंटरैक्टिव मोड पर ही बच्चे को कुछ भी सिखाया जा सकता है। बच्चे को लगेगा कि मेरे इंटरेस्ट की चीज़ है, बच्चा उसमें इन्वॉल्व होगा, बच्चा अपनी पसंद नापसंद वो जाहिर करेगा। बच्चे का कोई फेवरेट टॉपिक ऐसा हो सकता है जिस पर वो बात करना चाहे, तो उस पर भी टू वे कम्युनिकेशन आप रखें। और टू वे कम्युनिकेशन में बच्चा अगर ओपिनियन, अपनी कोई अलग ओपिनियन दे रहा है तो उसको भी समझने की ज़रूरत है। अब थर्ड पॉइंट आता है कि कई बार बच्चे अपने डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। कई बार उन्हें जानकारी नहीं होती है और इस वजह से वो अपने डिफरेंट ओपिनियन देते हैं। तो उस ओपिनियन को जानने के बाद पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो कि बच्चा अलग बैकग्राउंड का है या बच्चे का जो भी बिहेवियर है उसकी कोई ख़ास वजह हो सकती है। देखिए, उसकी सीमित जानकारी है। बच्चों के पास, इस एज में बच्चों के पास सीमित जानकारी है। वो जहाँ से भी अपनी जानकारी वो बढ़ाते हैं या जो भी जानकारी उनके पास आती है उसी के हिसाब से वो अपनी ओपिनियन बना लेते हैं। तो बच्चों को सही गाइड करें, उस टॉपिक पर जो भी जानकारी सही हो सकती है वो बच्चों को दें। खासकर यहाँ पर बात आती है लीगल एजुकेशन की। तो कई बार बच्चे जो है वो कानूनी जानकारी नहीं होती है उनके पास, तो इसलिए भी उनकी ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है। जब वो कानून को जानेंगे, जब वो बेसिक जो लॉज हैं उनसे रिलेटेड उनको वो समझेंगे, तो डेफिनेटली उनके व्यवहार में भी बदलाव आएगा। तो ये सब कम्युनिकेशन से पॉसिबल है, यानी जो इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन है उससे ये सब पॉसिबल है। अब नेक्स्ट बात आती है, कई बार बच्चा जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी कई बार पेरेंट्स से जब अप्रोच करते हैं, बात करते हैं, तो पेरेंट्स बच्चों पर बहुत ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं, यानी जो भी बच्चा कहता है उस पर पेरेंट्स यकीन कर लेते हैं। तो ये भी एक गलत तरीका है। देखिए, बच्चा इस एज में, जैसा कि आप जान चुके हैं, कई बार झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी बच्चे में डेवलप हो जाती है। तो बच्चा सच नहीं बताता है, पूरा सच पेरेंट्स को नहीं बताता है। तो पेरेंट्स को ये जानने की ज़रूरत है कि वो जिस भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से उनके पास कॉल आया है या जिस भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कोई मैसेज आया है उनके लिए, तो उनसे भी मिलकर वो बात करें कि आखिर स्थिति क्या है। दूसरा, बच्चे के लिए शेम फील ना करें। हो सकता है कोई इनडिसिप्लिन वाला कोई काम किया होगा बच्चे ने, या कोई ऐसी एक्टिविटी रही होगी जिस पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने, या जहाँ भी बच्चा पढ़ रहा है, कोचिंग में है या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए किसी इंस्टीट्यूट गया है, तो वहाँ से अगर कोई रिपोर्ट ऐसी आती भी है तो शेमफुल फील ना करें। बच्चे का ब्लाइंड फेथ भी बच्चे पर ना रखें, लेकिन ट्रस्ट ना खोएं। देखिए, ट्रस्ट भी बनाकर रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पेरेंट्स की भूमिका थोड़ी अहम हो जाती है। वो दोनों पक्षों को जाने समझें और फिर बच्चे के साथ जो इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन है वो करेंगे, तो डेफिनेटली बच्चे में व्यवहारगत जो बदलाव है उसको आप समझ पाएंगे। और बच्चा ये भी समझ पाएगा कि अगर बच्चा झूठ बोल रहा है तो वो गलत कर रहा है। देखिए, झूठ बोलने वाली जो प्रवृत्ति है उस पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अक्सर इस बात पर बच्चों को गाइड नहीं किया जाता है कि आखिर झूठ बोलना इतना आसान कैसे हो जाता है टीनेजर्स के लिए। देखिए, उन्हें समझाना ज़रूरी है कि जब भी अगर उनके साथ कोई झूठ बोलेगा तो उन्हें भी हर्ट होगा। तो अगर आप किसी को हर्ट करने के लिए झूठ बोल रहे हैं तो ये गलत तरीका है, क्योंकि किसी को भी हर्ट करके आप कुछ भी गेन नहीं कर सकते। तो हर्ट करने वाली कोई भी एक्टिविटी ना करें, चाहे वो झूठ बोलना ही क्यों ना हो। ये पेरेंट्स को भी सिखाने की ज़रूरत है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी ये सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि झूठ बोलना हर्ट करता है। हम लोगों के साथ रिश्ते में होते हैं और अगर हमें चीट किया जा रहा है, हमें झूठ बोला जा रहा है तो बुरा लगता है। तो ये टीनेजर्स को इस पर कम्युनिकेशन के दौरान ये सब समझाने की ज़रूरत है। अब एक और बात आती है कि कई बार जो पेरेंट्स हैं वो ओवर रूल करते हैं, यानी ओवर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। देखिए, ओवर स्ट्रिक्ट होने से भी बच्चे में रिटेलिएशन की प्रवृत्ति बढ़ेगी। ओवर स्ट्रिक्ट होने से भी बच्चा जो है वो चीज़ें सीखने के बजाय वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। बच्चे को आप ओवर स्ट्रिक्ट ना बने। हमारे घरों में अक्सर हम देखते हैं कि जब भी बच्चा कुछ इनडिसिप्लिन की कोई चीज़ करता है या कोई ऐसी बात जो बच्चा नहीं करना चाहिए और पेरेंट्स को पता चलती है, तो मारपीट बच्चों के साथ हो जाती है। ये बिल्कुल गलत है। बच्चों के साथ हिंसा न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी अवरुद्ध कर देती है। तो बच्चों के साथ मारपीट बिल्कुल ना करें। किसी भी तरह की हिंसा बच्चों के साथ वो जायज़ नहीं हो सकती। तो बच्चों के साथ अगर हिंसा हो रही, कई बार क्या होता है बच्चे को शेमफुल वर्ड्स भी बोल दिए जाते हैं,
कि तुम तो बिल्कुल डफर हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो डीमीन फील कराती हैं, जो हर्ट करने वाली चीज़ें हैं, ये भी ना बोले। हिंसा सिर्फ शारीरिक ही नहीं होती है, मानसिक भी होती है, भावनात्मक भी होती है। तो इस तरह की हिंसा अगर बच्चों के साथ हो रही है तो हिंसा को रोक दें, क्योंकि व्यवहारगत जो बदलाव हम बच्चों में देखते हैं उसमें एक बड़ा कारण ये भी होता है कि अगर बच्चा कहीं ना कहीं ऐसे माहौल में है जहाँ या तो माता पिता में आपस में हिंसा हो रही है, वायलेंस है उसकी फैमिली में, या फिर बच्चे के साथ भी वायलेंस हो रहा है। न सिर्फ मारपीट ही एक वायलेंस का तरीका नहीं है, वर्बल वायलेंस भी होता है, यानी मौखिक हिंसा भी अगर बच्चे के साथ हो रही है तो भी बच्चे में जो व्यवहारगत बदलाव है वो अलग किस्म के आएंगे। और इसका रिजल्ट ये होता है कि बच्चे कई बार सीवियर एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, या फिर कई बार बच्चे ओवर इमोशनल हो जाते हैं, यानी बच्चे को ज़रा सा कुछ कहा जाता है तो बच्चे रोने लग जाते हैं, या फिर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, सीवियर डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इस तरह का व्यवहार हमारे घरों में आम तौर पर देखने में मिलता है कि बच्चा जो है वो चीज़ें छिपाने लगता है, बच्चा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है, वो कहीं ना कहीं एक और प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है, वो एकेडमिक जो ड्रॉप है वो बढ़ जाता है, यानी स्कूल बंक करना या कॉलेज बंक करना, या फिर और जो दूसरी चीज़ें हैं जो उसके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है वहाँ से उसका ध्यान हट जाता है। तो ये सब आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि बच्चों के साथ व्यवहार आप कैसा कर रहे हैं। अब व्यवहार में अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ आपका संवाद कैसा है। अगर आप कोई भी अब्यूजिव लैंग्वेज घर में यूज़ कर रहे हैं तो ये लाजमी है कि बच्चे जो टीनेजर्स हैं वो भी उस भाषा को अडॉप्ट कर लेंगे। तो सजग रहने की ज़रूरत है, बच्चों के साथ कैसी भाषा का इस्तेमाल करें, खासकर टीचर्स भी जो भी जिस भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में है वो भी ख़ास तौर पर भाषा का विशेष ध्यान रखें। बच्चे को कई बार क्लासरूम में इस तरह की चीज़ें बोल देना कि तुम तो डफर हो, तुम बदमाश हो, तुम इस तरह के बच्चे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो इससे भी बच्चे के सेल्फ एस्टीम पर असर पड़ता है, बच्चे को हर्ट होता है और बच्चा फिर पूरी क्लास में एक एम्बेरेसिंग फील के साथ बैठता है जो कि उसे अंदर से कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील कराता है। तो बच्चे अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहेंगे तो उनका बिहेवियर जो है वो कभी भी संतुलित नहीं हो सकता। तो इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है और व्यवहार में क्या कुछ बदलाव होने चाहिए, किस तरीके से पेरेंट्स ख़ास तौर पर अपने टीनेजर के साथ जो भी उनकी प्राइवेसी है उसमें किस तरह से डील करें। खासकर करियर को चूज़ करने की जो एक सिचुएशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें पेरेंट्स का क्या रोल हो, किस तरह से करियर चूज़ करने में या फिर सब्जेक्ट चूज़ करने में हेल्प करें, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। आज का वीडियो बस इतना ही। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और पसंद आया है वीडियो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।